सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 4, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। बच्चों, इस पाठ में भारत की सभ्यता एवं संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है, यह बताया गया है। यहाँ विविध धर्मों, भाषाओं, मान्यताओं और भौगोलिक विविधताओं का एक अनोखा संगम है। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है। जलवायु, खान पान, भाषा और धर्म में विभिन्नताओं के बावजूद भारत एक है और विश्व में श्रेष्ठ है। भारतवासियों को देश की एकता, संस्कृति और महान विरासत पर गर्व है। बच्चों, आज इस व्याख्यान 1 में हम इस पाठ की दोहराई करेंगे। इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे। इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर तथा भाषा ज्ञान का भी अध्ययन करेंगे। और इस पाठ का केवल एक ही व्याख्यान है और अंत में हम इस व्याख्यान का गृह कार्य, जो कि प्रदत्त कार्य है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं। भारत तमाम विविधताओं के बावजूद फूलों की माला के समान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है। भारत विविधताओं में एकता का एक आदर्श है। आदर्श का अर्थ है श्रेष्ठतम अवस्था, सबसे श्रेष्ठ अवस्था। विश्व पटल पर भारत के समान कोई अन्य देश नहीं है, यानी कि इस धरती पर भारत के समान कोई दूसरा देश नहीं है। भारत की सभ्यता, संस्कृति विश्व में प्राचीनतम एवं महान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में विश्व के प्रमुख सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। वहीं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ती है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की आबो हवा स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी है। आबो हवा का अर्थ होता है पर्यावरण और उत्तम का अर्थ होता है सबसे अच्छा और सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता। यानी कि उत्तराखंड की जो आबो हवा है, जो पर्यावरण है, वो सुंदरता से भरा हुआ है और सबसे अच्छा भी है। इसलिए यहाँ पर्यटकों के आने का तांता लगा रहता है। अर्थात इसलिए यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं उनको पर्यटक बोलते हैं, तो उनका यहाँ पर तांता यानी कि भीड़ लगी रहती है। कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग माना जाता है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्य में मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग और उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मावसिनराम और चेरापूंजी यहीं स्थित है। सर्वाधिक होता है सबसे अधिक, यानी कि विश्व में सबसे अधिक जहां वर्षा होती है वो कौन सी जगह है? चेरापूंजी और मावसिनराम। असम को लोग दुर्गम ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। दुर्गम का अर्थ होता है
कठिन, जहां पर पहुंचना कठिन हो। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच ऊंचा नीचा अर्थात असम है। सिक्किम में वन संपदा प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर का अर्थ होता है बहुत अधिक, यानी कि सिक्किम में जो वन है उनसे वाली जो संपदा है वो क्या है, बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। यह जैव विविधताओं से भरपूर क्षेत्र है। जैव का अर्थ होता है जीव संबंधी, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, यानी कि जैविक राज्य है। दक्षिणी राज्य समुद्र तट पर स्थित है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जलवायु श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया से मिलती जुलती है। वहीं बर्फीले प्रदेश यूरोप की जलवायु से मिलते जुलते हैं। राजस्थान की जलवायु मरुस्थलीय देशों से मिलती है। मरुस्थलीय का अर्थ होता है रेतीली, अर्थात जहां पर जल ना हो उसे कहते हैं मरुस्थल। जलवायु विभिन्नता का असर खान पान, रहन सहन, आचार विचार, शारीरिक रंग रूप एवं आकार प्रकार के साथ साथ पहनावे पर भी पड़ता है। अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु है, वहाँ का अलग अलग रहना है, वहाँ की खान पान अलग अलग है, वहाँ का रंग रूप अलग है। तो ये सारा जो विभिन्नता है वो कहाँ देखने को मिलती है, भारत में। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ने के कारण यहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ठंड में तो ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं, तो वहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जबकि समुद्र तटीय लोगों को, यानी कि जो समुद्र के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, उनको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ का मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। उसी प्रकार खान पान में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। भिन्नता का अर्थ है अलग अलग। जैसे जलवायु अलग है तो वहां का खान पान भी अलग है। समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों का भोजन मछली चावल है। वहीं उत्तरी भारत में दाल रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। अब यहाँ अंतर देख रहे हो, समुद्र तट के नजदीक रहने वाले लोग मछली और चावल खाते हैं और उत्तरी भारत में रहने वाले लोग दाल रोटी और सब्जी खाते हैं। यह तो विविधताओं की बात हुई। अब हम एक दृष्टि विविधताओं के पीछे छुपी भारत की एकता पर डालते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन डोसा, इडली, उत्तपम, वड़ा आज भी पूरे देश में बनाया और खाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र का श्रीखंड, पोहा और गुजरात का ढोकला और भाखरा पूरे देश के लोग चाव के साथ खाते हैं। बच्चों, आप लोगों ने भी ये चीजें खाई होंगी। अब राजस्थान के बारे में बता रहे हैं। राजस्थान की दाल बाटी, चूरमा, प्याज की कचौड़ी, गट्टे की सब्जी पूरे देश के लोग पसंद करते हैं। इसी प्रकार उत्तर भारतीय व्यंजन, व्यंजन का अर्थ होता है भोजन, अलग अलग तरह के भोजन, जैसे तंदूर की रोटी, नान, सब्जी, दाल, लिट्टी, चोखा दक्षिण और पश्चिम भारत के लोग चाव के साथ खाते हैं। अब आती है नृत्य के बारे। नृत्य के बारे में हम जानेंगे। दक्षिण भारतीय नृत्य भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है, तमिलनाडु का, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, पूरे देश में पसंद किए जाते हैं दोनों नृत्य। वहीं उत्तरी भारतीय नृत्य कथक के कद्रदान पूरे देश में है। कद्रदान का अर्थ होता है कद्र समझने वाला, यानी कि उसको जानने वाला। यद्यपि ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है,
दृष्टिगोचर का अर्थ होता है दिखाई देना। ऊपरी तौर पर यानी कि ऊपर से हम देखें तो भारत के विभिन्न प्रदेशों में हमें अलग अलग चीजें दिखाई देंगी, लेकिन तथापि अपने आचारों विचारों की एकता के कारण यहाँ सदा सामाजिक संस्कृति का एक ही रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि तमाम विविधताओं के बावजूद भारत प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक इकाई के रूप में विश्व का मार्गदर्शन करता आया है। यानी कि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से विश्व का मार्गदर्शन यानी कि उसको रास्ता दिखाता आया है। इसलिए भारत में अनेकता में एकता का विश्व साक्षी है। यह सारा संसार साक्षी है कि भारत में अनेकता होते हुए भी एकता है। अनेकता को बनाए रखने में भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म का महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा से संबंध रखने वाला। संस्कृत भारत के, अब आती है भाषाओं के बारे। संस्कृत भारत के अधिकांश भाषाओं की जननी है, यानी कि अधिकांश भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए भारतीय भाषाओं पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है, जो संस्कृत की भी लिपि है। हिंदी अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। क्या है? हिंदी अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत के लोग अधिकतर हिंदी ही बोलते हैं। अतः इसे भारतीय संविधान की 343वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यही एक भाषा है जो सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। भारत को एक बनाने में हमारे धार्मिक स्थलों की भी महती भूमिका है, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भारत में मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, अब उनके बारे में जानेंगे। आप देश के किसी भी भाग में चले जाइए, आपको एक ही तरह के मंदिर दिखाई देंगे। इनके गर्भगृह, आंगन, गोपुरम में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार अन्य धर्मों के पूजा स्थलों में भी यही समानता दृष्टिगोचर होती है। भारत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मिलने से बना गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र का अर्थ होता है ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जन साधारण में समाहित है। भारत जैसी विविधताओं का मिलना विश्व के किसी एक देश में अन्यत्र दुर्लभ है, यानी कि जो विविधता भारत में देखने को मिलती है वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती। प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु कहलाता आया है। जब शेष विश्व अंधकार में डूबा था, तब भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। वर्तमान समय में भारत ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपना यान भेजकर विश्व के बाकी देशों में, शीर्ष का अर्थ होता है बाकी देशों में, अपना नाम शुमार कर लिया। शुमार यानी कि उनकी गिनती में शामिल हो गया। जैसे और देश अपना यान भेजते थे, ऐसे ही भारत ने भी मंगल ग्रह पर अपना यान भेज दिया। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। साथ साथ भारत विश्व शांति की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य न हो। देश के नागरिकों को सदा याद रखना चाहिए कि हम एक महान देश के निवासी हैं। बच्चों, यह आपको भी याद रखना चाहिए कि हम इस भारत देश के निवासी हैं।
अतः हम कोई ऐसा काम न करें जिससे विश्व में भारत की छवि खराब हो, यानी कि भारत का नाम खराब हो। हमें इस महान देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की हर कीमत पर रक्षा करनी है। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने देश की एकता को बनाए रखना है और ये हमारा सबका ही फर्ज है। किसी एक के बनाने से नहीं होगी। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हम अपनी देश की एकता को बनाए रख सकते हैं। इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे राष्ट्रीय गौरव को बरकरार रखते हुए इसके विकास में अपना अमूल्य योगदान दें। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने इस पाठ से सीखा राष्ट्रीयता की भावना को सबसे ऊपर माना, यानी कि लोगों को सबसे पहले अपने बारे में न सोचकर अपने राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा है अनेकता में एकता। हम अनेक यानी कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर फिर भी क्या है? एकता है। हम सारे त्योहार मिलकर मनाते हैं। तीसरा है भारत की विशेषताओं का ज्ञान। भारत के अंदर खान पान की, वेशभूषा की, उनकी जलवायु की, सारी इन विशेषताओं का ज्ञान भी हमने इस पाठ में किया है। तो आपको एक बार पुनः इस पाठ को पढ़ना है। चलिए अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द का उच्चारण करते हैं। जब आप सही से उच्चारण कर पाओगे तभी आप सही से लिख पाओगे उस शब्द को। नंबर 1 संस्कृति, नंबर 2 क्षेत्रफल, नंबर 3 स्वास्थ्य, नंबर 4 राष्ट्रभाषा, नंबर 5 पर्वतीय, नंबर 6 विविधताओं, नंबर 7 प्राचीनतम, नंबर 8 लोकतंत्र, नंबर 9 राजनीतिक, नंबर 10 अर्थव्यवस्था, नंबर 11 है कर्तव्य, नंबर 12 है अमूल्य, नंबर 13 है अत्यधिक, नंबर 14 है भौगोलिक, नंबर 15 है शारीरिक, नंबर 16 है जिम्मेदारी, नंबर 17 है प्राकृतिक, नंबर 18 है पर्यटकों, नंबर 19 स्वर्ग, नंबर 20 दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है नजर। अब शब्दार्थ। नंबर 1 आदर्श। आदर्श का अर्थ होता है श्रेष्ठतम अवस्था। नंबर 2 उत्तम। उत्तम का अर्थ है सबसे अच्छा। नंबर 3 सर्वाधिक। सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे अधिक। नंबर 4 प्रचुर। प्रचुर का अर्थ होता है बहुत। नंबर 5 भिन्नता। भिन्नता का अर्थ है अलग अलग। नंबर 6 कद्रदान। कद्रदान का अर्थ है कद्र समझने वाला। नंबर 7 शुमार। शुमार का अर्थ है गिनती। नंबर 8 आबो हवा। आबो हवा का अर्थ है पर्यावरण। नंबर 9 सौंदर्य। सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता। नंबर 10 दुर्गम। दुर्गम का अर्थ है कठिन। नंबर 11 है जैव। जैव का अर्थ है जीव संबंधी। नंबर 12 है व्यंजन। व्यंजन का अर्थ है भोजन। नंबर 13 है दृष्टिगोचर। इसका अर्थ है दिखाई देना। नंबर 14 है अमूल्य। इसका अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो। तो बच्चों ये थे आपके शब्दार्थ और कठिन शब्द। अब आगे हम अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जाने। प्रश्न का असम प्रदेश का भौगोलिक वर्णन कीजिए। उत्तर है भौगोलिक दृष्टि से असम ऊंचा नीचा प्रदेश है। असम को कुछ लोग दुर्गम ऊंचे पर्वतों और भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। प्रश्न ख
हिंदी भारत को एकता के सूत्र पिरोने में क्या योगदान कर सकती है? उसका क्या योगदान है? उत्तर है, हिंदी अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली है, अतः इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। पूरे देश में अधिकांश लोग इस भाषा को बोल या समझ सकते हैं। इस प्रकार हिंदी भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करती है। नंबर ग, धार्मिक स्थलों में क्या समानता दिखाई देती है? जो मंदिर है उनमें क्या समानता? उत्तर है, गर्भगृह, आंगन और गोरख में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। मंदिरों का वास्तुशास्त्र हो अथवा उनकी मूर्तियां, सभी में समानता दिखाई देती है। मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में भी ऐसी ही समानताएं दिखाई देती हैं। प्रश्न घ, भारत विविधता का देश है फिर भी एकता में बंधा है कैसे? उत्तर है, यद्यपि ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, तथापि आचारों विचारों की एकता के कारण ही यहाँ सामाजिक संस्कृति का एक ही रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि तमाम विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीयता की भावना एक ऐसी भावना है जो समस्त भारतीयों को एकता के सूत्र में समेटे रखती है। अब आता है सही मिलान कीजिए। आपने सही मिलान कैसे करना है? शब्द जो दिए गए हैं उनके सामने ये शब्द दिए गए हैं, लेकिन आपने कभी भी पेंसिल से इनको आपस में लाइन खींचकर नहीं मिलाना, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका जैसे मैंने यहाँ पर पहले भी समझाया हुआ है, हर पाठ में समझाती हूँ। आपने अगर उसका उत्तर ग है तो यहाँ ग, घ है तो घ उनके सामने लिखना है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश तो क्या आएगा? क, यहाँ लिख दिया सात के सामने। इसी तरह हिंदी, हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा, यहाँ ख लिख दिया। राज्यों की संख्या तो यहाँ पर लिख दिया 29। और ढोकला, ढोकला कहाँ का व्यंजन है? गुजरात का, तो इसके सामने घ लिख दिया। अब आता है भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे क, धरती, धरती का क्या है? पृथ्वी, धरा। दूसरा है स्वर्ग, स्वर्ग का है बैकुंठ और देवलोक। अब आता है प्रश्न 2। जल्दी जल्दी चलो, शाम तक वहां पहुंचना है। तो ये क्या है? जल्दी जल्दी, शाम और वहां, ये रेखांकित शब्द चलो तथा पहुंचना है, क्रिया के बारे में सूचना दे रहे हैं। अतः ये क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया कैसे, कहाँ, कब और कितनी मात्रा में हो रही है, इसकी जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम नीचे प्रश्न में समझते हैं इसको। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताए, क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। पहला है क, उत्तरी भारत में दाल, रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, खाई जाती तो क्रिया है, लेकिन कैसे खाई जाती है? चाव से। तो यहाँ पर चाव से क्या है? क्रिया विशेषण शब्द। ख, मंदिरों में पर्याप्त समानता देखती है, दिखाई देती है। तो कैसी है समानता? पर्याप्त, ज्यादा, तो यहाँ पर पर्याप्त है। ग, भाषाओं के भीतर बहने वाली विचारधारा समान है। अब किसके भीतर? भाषाओं के भीतर, तो यहाँ पर भीतर शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। घ, पर्वतीय भागों में बहुत ठंड पड़ती है। अब पड़ती है क्रिया है, ठंड पड़ती है, और कैसे पड़ती है? बहुत पड़ती है, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण शब्द है, जिसको हमने क्या किया है? चुनकर उनके सामने लिखना है, जो खाली जगह दी गई है। अब आता है प्रश्न 4। निम्नलिखित वाक्यों में निपातों को रेखांकित कीजिए। निपात क्या होते हैं बच्चों? निपात वो होते हैं जहाँ भाषा पर, वाक्य में, किसी वाक्य में जब हम बोलते हैं तो उस पर बल देने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, भी, तो, तक, इनको बोलते हैं निपात। जैसे जलवायु ने लोगों के खान पान में भी काफी अंतर ला दिया। अब यहाँ पर बात
पर जोर दिया गया है, तो भी शब्द यहाँ पर निपात है, जिसको हमने ख। अब इस वाक्य में क्या है? नदियों, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के साथ प्रेम करना ही देश प्रेम है, तो यहाँ ही शब्द निपात है। ग, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर तो शब्द निपात है। घ, वह मेरे साथ ही जाएगा, यहाँ पर जो ही शब्द है वह निपात है। बच्चों, अब आपको इस पाठ का भाषा ज्ञान और अभ्यास कार्य समझ में आ गया होगा, और इस पाठ का कठिन शब्द और शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर भी। तो उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य। ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसके उत्तर आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं? हिंदी की नोटबुक में। इसी तरह ये बुक में है आपके। पहला है सही वाक्य के सामने सही का निशान लगाइए। इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी आपको सही लगता है उसके सामने सही का निशान लगाना है। इसी तरह ख है, और तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। आपने ये नहीं बताना पर्वत का पर्वती या गुरुद्वारा का गुरुद्वारी, ऐसे नहीं लिखना है। आपने इनका लिंग बताना है कि पर्वत पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में आता है। इसी तरह पर्वत, गुरुद्वारा, ठंड, इन सब का यहाँ पर आपने लिंग बताना है। और यह कार्य है, आपने जो बुक का कार्य है वो बुक में, और जो नोटबुक का कार्य है वो नोटबुक में लिखकर मुझे मेल करना है। घ है शिकारा, र घर, और च मूर्ति। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।